Dear students, to get the notification of next classes, you can subscribe my channel and press the bell icon. And you can also like, share and comment the classes to boost up my energy. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें कुछ बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट्स को चालक और कुचालकों से रिगार्डिंग अपन ने डिस्कस किए थे। उसके बेस अपन ने फिर डिफाइन किया था पैराविद्युत पदार्थों को। ध्रुवण क्या होता है पैराविद्युत पदार्थों का, ध्रुवित और अध्रुवित पैराविद्युत पदार्थों को अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास का जो अपना मेन मोटो रहेगा वो रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी चालक की धारिता की बात करेंगे अपन। देखो, धारिता का मतलब सिंपल सा मीनिंग शब्द से ही पता चल रहा है कि धारण करना। चालक की धारिता, किसी भी चालक के लिए अपन बात करते हैं तो चालक क्या करता है, अतिरिक्त आवेश ग्रहण कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, चालक को आप आवेश दीजिए, ठीक है। लेकिन एक बड़ा अमाउंट चालक को यदि आवेश का दिया जाए, बड़ा अमाउंट जैसे 2 कूलाम है, 5 कूलाम है, 7 कूलाम है, आप चालक को आवेश देते हो तो वो एक साथ चालक द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। वो क्या होता है, एक चरणबद्ध तरीके से सीक्वेंस में ही धीरे धीरे आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। प्रकृति में नॉर्मल सा जैसे नियम अपने लिए होता है कि अपन खाना खाते हैं तो इकट्ठा खाना अपन एक साथ नहीं खा सकते। अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रास में उसको डिवाइड करके धीरे धीरे उसको खाते हैं ना। वैसे ही प्रकृति के इसी नियम की पालना चालक के साथ होती है। चालक भी क्या करता है, जो आवेश ग्रहण करता है ना, एक साथ इकट्ठा या अधिक मात्रा में आवेश चालक ग्रहण नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे चालक को दिया जाता है क्रमबद्ध तरीके से। एक सीक्वेंस के अंदर धीरे धीरे चालक क्या करता है, आवेश ग्रहण करता है। एक तो फैक्ट ये कि एक इकट्ठा आवेश एक साथ चालक ग्रहण नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे आवेश को ग्रहण करता है। दूसरा कि यदि आप किसी चालक को आवेश दे रहे हो तो यदि उसी प्रकृति का आवेश चालक के ऊपर पहले से विद्यमान है तो क्या करेगा, समान प्रकृति का आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षण करेगा। जैसे कोई चालक है, उसको आप प्लस क्यों आवेश दे रहे हो और उस चालक पे प्लस क्यों आवेश पहले से विद्यमान है, तो चालक पर उपस्थित प्लस क्यों आवेश क्या करेगा, चालक को दिए जाने वाले प्लस क्यों आवेश का प्रतिकर्षण करेगा, कूलाम प्रतिकर्षण बल उस पर लगाएगा। तो इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्य बल द्वारा या बाह्य स्रोत द्वारा चालक को आवेश देने में कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य ही उस चालक की एनर्जी के रूप में या पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हो, उसके रूप में संचित होता है। तो दो अलग अलग फैक्ट्स पे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। दो अलग अलग फैक्ट्स पे पहली बात कर रहा हूँ। पहला फैक्ट क्या है कि आप किसी भी चालक को यदि आवेश दे रहे हो तो वो एक साथ एक बड़ा अमाउंट आवेश का ग्रहण नहीं कर सकता। वो एक क्रमबद्ध तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से ही आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। इकट्ठा आवेश जैसे 5 कूलाम 7 कूलाम आवेश, वो इकट्ठा आवेश एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता है। दूसरा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट जो है वो ये है कि आप जैसे किसी चालक को प्लस क्यों आवेश दे रहे हो, और यदि चालक पे पहले से प्लस क्यों आवेश है, समान प्रकृति का आप आवेश दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो चालक पर उपस्थित आवेश चालक को दिए गए आवेश का क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, उस पर कूलाम प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ होगा क्या कि यहाँ जैसे ही अपन चालक को आवेश देंगे तो बाह्य स्रोत को या अपने, भाई अब चालक को अपन अतिरिक्त आवेश दे रहे हैं और उसी प्रकृति का दे रहे हैं जो चालक पर पहले से विद्यमान है, तो वो क्या होगा, कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपन को कार्य करना पड़ेगा। जो चालक पर उपस्थित आवेश है उसके द्वारा लगाए गए कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करने की वजह से क्या होगा कि उस चालक की स्थितिज ऊर्जा में संचित होगा, वो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, मतलब मतलब चालक के विभव में वृद्धि होगी। देखो हो क्या रहा है, एक सिंपल सा तरीका, फिर से मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। आप किसी चालक को आवेश दे रहे हो, चालक के पास पहले से कुछ ना कुछ आवेश है। यदि समान प्रकृति का आप आवेश दे रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या है कि चालक पर उपस्थित आवेश
चालक को दिए गए आवेश पर क्या लगाएगा, कूलाम प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ही बाह्य स्रोत को चालक को आवेश देने में क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इस वजह से होता क्या है कि चालक के विभव में वृद्धि होती है। जितना आप चालक को आवेश दोगे ना, चालक के विभव में क्या होगी, उतनी ही वृद्धि होगी। दो फैक्ट पे मैंने बात की है, ठीक है। अब धारिता पे भी मैं आऊंगा। एक बार जो इतनी बात जो मैंने बोली है ना, वो थ्योरेटिकली यहाँ शब्दों में लिखी हुई है, उसको अपन समझ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उपस्थित होता है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि ऋणावेश। वस्तु से लिए जाने वाले या वस्तु को दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक निर्धारित संख्या, इलेक्ट्रॉनों की एक निर्धारित संख्या न तो एक साथ ली जा सकती है और न ही एक साथ दी जा सकती है। सिंपल सी बात है। आवेश का मतलब, आवेश दिए जाने का मतलब क्या है, धनावेश दे रहे हो आप किसी चालक को, मतलब उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। यदि आप उसको ऋणावेश दे रहे हो, मतलब उस चालक को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन एक साथ न तो चालक को दिए जा सकते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन नहीं एक साथ इलेक्ट्रॉन से निकाले जा सकते हैं। वो एक चरणबद्ध प्रोसेस होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या होती है, चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। किसी समय वस्तु को दिया जाने वाला आवेश वस्तु पर पहले से उपस्थित आवेश द्वारा क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। और इसी वजह से अपन क्या कहते हैं, इसी वजह से क्या कहते हैं अपन कि वस्तु के आवेश में वृद्धि करने के लिए इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और इसी वजह से कार्य करना पड़ेगा इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। इसी वजह से यह किया गया कार्य क्या होगा, वस्तु की स्थिति या चालक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करेगा। चालक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करने का मतलब चालक के विभव में वृद्धि होती है, ठीक है। अर्थात चालक को कुछ आवेश देने पर उसके विभव में भी उसी अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसी डिपेंडेंसी को लेके अपन धारिता को, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर को डिफाइन करने वाले हैं। किसी चालक की धारिता क्या होती है, कैसे अपन डिफाइन करते हैं। देखो, एक कंसेप्चुअल बात मैंने की है, उस कंसेप्चुअल बात की बेसिस पे मैं क्या कहूँगा कि चालक के विभव में होने वाली वृद्धि क्या होगी, चालक को दिए गए आवेश की मात्रा के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होगी। यही बात तो कह रहा हूं मैं कि एक विलगित चालक की बात कर लीजिए। यदि किसी विलगित चालक को आपने आवेश दिया है, क्यों, तो उसके विभव में वृद्धि हो रही है v। तो ये विभव में होने वाली वृद्धि कहीं पे निर्भर करेगी, चालक को दिए गए आवेश पर निर्भर करेगी। चालक को दिए गए आवेश के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होगी। जैसे इस अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा c। इस नियतांक को ही अपन क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इस नियतांक को ही अपन क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, q/v। धारिता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, यदि आप किसी चालक को आवेश देते हो तो उसके विभव में वृद्धि होगी। और विभव में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि चालक को आवेश देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि अपन को एक कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किसी चालक को आप आवेश देते हो और उसी प्रकृति का आवेश यदि चालक पे पहले से विद्यमान होता है ना, तो चालक पर विद्यमान आवेश चालक को दिए गए आवेश का क्या करेगा, कूलाम प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण होगा तो उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, या बाह्य स्रोत को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिससे कि चालक के विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ से देखो, अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे एक डेफिनेशन धारिता की बनाई जा सकती है। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश दिए जाने के कारण उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात उस चालक की क्या कहलाती, धारिता कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, एक आसान सा कंसेप्ट है। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक को आवेश देने के कारण उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात। चालक को दिए गए आवेश क्यों तथा चालक को आवेश देने पर उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है, उस चालक की धारिता कहलाती है। एक आसान सा फॉर्मेशन बन गया है। धारिता का एक और अर्थ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा। धारिता का मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब।
कैपेसिटी का मतलब समझते हो आप, धारिता को अपन क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, क्षमता, मैक्सिमम क्षमता। जैसे ह्यूमन बॉडी की अपन बात करते हैं, किसी के लिए भी कहें कि जैसे किसी अधिकतम जैसे चपातियां खाने की कैपेसिटी है 5 रोटी, 5 चपातियां वो खा सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटेंस है, उसकी कैपेसिटी है। अब वो 3 खाता है या 2 खाता है या एक ही खाता है या आधी खाता है, उससे उसकी कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, चालक के लिए अपन बात करें, चालक को आवेश दे रहे हैं तो वो मैक्सिमम कितना आवेश अपने ऊपर रख सकता है या ग्रहण करता है, वो मैक्सिमम आवेश की मात्रा जिसकी वजह से चालक के विभव में वृद्धि होती है, वह क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। यदि उस निश्चित मात्रा से ज्यादा आप चालक को आवेश दोगे तो होगा क्या, वो आवेश चालक की सतह पर आके वायु के अंदर क्या होने लग जाता है, विसर्जित होने लग जाता है। तो कैपेसिटेंस को एक अलग पैरामीटर से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है कि किसी भी चालक द्वारा ग्रहण किए जाने वाले आवेश की अधिकतम मात्रा, जिससे कि चालक के विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है, चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो एक और डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन की है। एक कदम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चालक की धारिता क्या होते हैं, आवेश की उस मात्रा के समान होती है जो चालक के विभव में क्या कर दे, इकाई। आपने पीछे फॉर्मेशन में क्या देखा है, अभी तो देखा है यहाँ पे C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V। यहाँ पे V बराबर मान लो 1 वोल्ट, V बराबर क्या मान लो, 1 वोल्ट मान लो, तो यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यहाँ पे है क्या, डेफिनेशन कैसे फॉर्म होगी धारिता की, कि किसी भी चालक की धारिता क्या होगी, उस चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होगी जो उस चालक के विभव में क्या कर दे, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे या इकाई वोल्ट की वृद्धि कर दे। एक आसान सी डेफिनेशन इसी फॉर्मेशन से यहाँ पे तैयार हो गई है। ठीक है, ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं है। चालक की धारिता आवेश को दिए गए, 1 मिनट रुकिएगा, चालक की धारिता क्या होती है, चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में क्या कर दें, इकाई वृद्धि कर दें। इसके अलावा मैंने सेकंड एस्पेक्ट और आपसे डिफाइन किया कि किसी भी चालक की धारिता क्या होती है, उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिया कि किसी की 5 रोटी खाने की ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी चपातियाँ खा सकता है, वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खाने की क्षमता है। जैसे कोई 5 रोटी खा सकता है तो वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब वो 1 खाता है या आधा खाता है या 3 खाता है, उससे उसकी कैपेसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे उस चालक के लिए बात करें कि वो मैक्सिमम कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, जहाँ तक वो आवेश ग्रहण कर सकता है उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। और उस लिमिट के बाद यदि आप चालक को आवेश देते हो ना, तो वो चालक से फिर हवा के अंदर आवेश क्या होने लग जाता है, विसर्जित होने लग जाता है। चालक का विभव एक निश्चित मान तक ही, निश्चित अधिकतम मान तक ही आवेश ग्रहण कर सकता है। ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है, और वही उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। यदि अपन चालक को दी गई धारिता और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के बीच में ग्राफ से निर्भरता को बताएं तो अपन को क्या प्राप्त होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, जैसे आपने C बराबर क्या लिखा, Q अपॉन में V, Q अपॉन में V। यहां से आपने पहले क्या कहा था, Q बराबर CV, या फिर Q के अनुक्रमानुपाती होता है V, ऐसा कुछ अपन ने कहा था। तो यहां से Q और V दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त हो रही है। और यहाँ पे यदि अपन ढाल निकालें, इसका ढाल निकालेंगे तो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट जो एंगल आपका बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसके साथ लिया गया टेंजेंट क्या होगा, Q बाई V होगा। और ये धारिता को ही डिफाइन करेगा। ध्यान रखना, यदि चालक को दिए गए आवेश और ये आवेश देने के कारण चालक के विभव में होने वाली विभव में वृद्धि, दोनों के बीच अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, उसका ढाल, उस ग्राफ का ढाल क्या होगा, चालक की धारिता को ही परिभाषित करता है। और ये ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। देखो, चालक को दिए गए आवेश को चालक के विभव में वाली वृद्धि के साथ आरेखित करें तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल चालक की धारिता को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ध्यान रखने वाली बात है।
इसके अलावा देखो कि चालक की धारिता किस किस बात पर निर्भर करेगी। चालक की धारिता चालक के आकार पे निर्भर करेगी। चालक जितना बड़ा लोगे, आकार का मतलब है जितना बड़ा लोगे उतनी ही उस चालक की धारिता होगी। आकृति पे भी चालक की धारिता निर्भर करती है, क्योंकि जैसे कोई चालक आपने लिया एक स्केल के टाइप में, एक आपने चालक लिया कंघे के टाइप में, तो कंघे वाले चालक पे जहाँ पे नोड्स होते हैं या खांच वगैरह बने रहते हैं ना, वहाँ आवेश क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में स्टोर होता है। तो एक चालक जो आप ले रहे हो उसकी आकृति पे भी उसकी धारिता निर्भर करती है। एक तो आपने प्लेन सरफेस लिया, जैसे मैंने स्केल का एग्जांपल लिया उस तरीके से आपने चालक लिया। एक कंघे के रूप में चालक लिया, तो कंघे में क्या होते हैं, बहुत सारे खांच होते हैं, तो उसमें आवेश संग्रहित करने की मात्रा या क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा मात्रा में संग्रहित करेगा तो उसकी धारिता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आकृति पे भी निर्भर करता है, आकार का मतलब बड़ा या छोटा, तो आकार पे भी निर्भर करेगी चालक की धारिता। और दूसरा, उसके निकट अन्य चालक की उपस्थिति पर भी चालक की धारिता निर्भर करेगी। जैसे कोई चालक है, आप क्यों आवेश दे रहे हो, तो उसके नज़दीक यदि दूसरा चालक लाके आपने रख दिया ना, तो पहले वाले चालक की धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यही कंसेप्ट संधारित्र के अंदर यूज होता है, जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। 3 चीज़ें हो गई, आकार हो गया, आकृति हो गई, और उस चालक के नज़दीक या निकट कोई दूसरा चालक लाके रख दें तो भी चालक की धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और चौथा फैक्टर जिसके ऊपर चालक की धारिता निर्भर करती है वो है उस चालक के चारों ओर के माध्यम पर। ठीक है, ध्यान रखिए कि विलगित चालक की धारिता उस पर उपस्थित आवेश के मान और उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। यदि आपने आइसोलेटेड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि किसी भी चालक की धारिता किन किन फैक्टर्स पे निर्भर कर रही है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, उस चालक के आकार पर निर्भर कर रही है। दूसरा कह रहा हूँ उस चालक की आकृति पर निर्भर कर रही है। तीसरा मैं कह रहा हूँ उस चालक के निकट अन्य चालक की उपस्थिति पर भी धारिता निर्भर कर रही है। और चौथी बात मैं कह रहा हूँ कि उस चालक के चारों ओर जो माध्यम है ना, उस पर भी चालक की धारिता निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल बात है। पहले अब की बार से तो क्या हुआ कि असर्शन रीजन की क्वेश्चंस का टॉपिक हटा दिया है। एम्स का एग्जाम लगता था, उसमें अलग से क्या असर्शन रीजन्स के क्वेश्चंस होते थे, तो अब तो नीट के थ्रू ही एंट्रेंस एग्जाम एम्स अलग से नहीं लगता है, तो यहाँ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस का फेज हट गया। अदरवाइज यहाँ ऐसे पॉइंट से ही असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते थे एम्स के अंदर। क्या कंसेप्ट है, देखो क्या कह रहा है, एक छोटा सा शब्द इस बात को ऊपर जो 4 डिपेंडेंसीज मैंने बताई थी ना, उन सब चीज़ों को साइड में कर रहा है, अलग रखा है। एक विलगित चालक की धारिता, विलगित चालक मतलब आइसोलेटेड कंडक्टर, बाकी अदर जो एनवायरमेंटल थिंग्स है ना उनसे सबसे अलग कर दिया जाए। विलगित चालक की धारिता की बात करें ना, तो वो न तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा पे निर्भर करता है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक विलगित चालक की धारिता उस पर उपस्थित आवेश के मान तथा उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। जबकि चालक की धारिता को अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं, Q अपॉन में V, ऐसे तो डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है कि चालक की धारिता किस पे निर्भर करेगी, चालक को दिए गए आवेश पे भी निर्भर करेगी और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि पे भी निर्भर करेगी। जल्दबाजी में अपन कहते क्या हैं, कहते ये हैं कि चालक की धारिता क्या होती है, चालक को दिए गए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। अब पता चले किसी चालक की धारिता है 5 कूलाम या 5 फेरेड, सॉरी धारिता का मात्रक फेरेड होता है, तो 5 फेरेड धारिता है। ठीक है, तो यहाँ पता चला कि 5 फेरेड के तुल्य आपने आवेश चालक को दिया ही नहीं, तो ध्यान रखना इस बात में, किसी भी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा पर चालक की धारिता निर्भर नहीं करती है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे 5 चपाती खाने की कैपेसिटी है, अब 5 चपाती खाने की मेरी कैपेसिटी है, मेरे को दी जाए 3, तो क्या मेरी धारिता कम हो जाएगी? नहीं, मेरे को दी गई चपातियों पर मेरी धारिता निर्भर नहीं करती है। मेरी मैक्सिमम 5 चपाती खाने की कैपेसिटी है ना, तो वो कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। मेरे को दी गई चपातियों पर मेरी धारिता निर्भर नहीं करेगी। वैसे चालक को दिए गए आवेश की मात्रा पर चालक की धारिता निर्भर नहीं करती है। फॉर्मेशन क्या कहता है, उसके अलावा हटके यहाँ दिमाग रखने वाली बात है। दूसरा यहाँ पे ये कि 1/V हो गया, तो विभव में होने वाली वृद्धि के स्टूडेंट क्या सोचता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट भी गलत
गलत है और ये कंसेप्ट भी क्या है, गलत है। न तो चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है, न ही चालक को दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि पर निर्भर करती है। न तो चालक को दिए गए आवेश पर निर्भर करती है, न ही चालक के विभव में होने वाली वृद्धि पर निर्भर करती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। धारिता की मात्रकों की बात करें तो मात्रक तो क्या हो जाएगा, सी बराबर आपने क्या लिखा है, सी बराबर आपने क्या लिखा है, क्यू बाई वी। तो यहां से आवेश धारिता का एक मात्रक तो क्या हो जाएगा, क्यू का तो कुलाम और वी का वोल्ट। तो कुलाम पर वोल्ट एक मात्रक तो हो गया एसआई पद्धति में, एक मात्रक तो क्या हो गया एसआई पद्धति में, धारिता का कुलाम प्रति वोल्ट, कुलाम बटा में वोल्ट, जिसे आप क्या लिख सकते हो, फेरेड भी लिख सकते हो। और इसका सिंबॉलिक यदि बात करें तो कैपिटल एफ अपन यूज करते हैं। और आप क्या कह सकते हो कि एक फेरेड बराबर क्या होता है, एक कुलाम बटा में एक वोल्ट। इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, देखो डेफिनेशन भी आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो, देखो इस फॉर्मेशन के बेसिस ही आप डेफिनेशन दे सकते हो। क्या कह सकते हो कि यदि किसी चालक को एक कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाए, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। किसी चालक को 1 कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फेरेड होगी। ऐसे फेरेड को अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फेरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। फेरेड क्या होता है, धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो व्यवहारिक रूप से धारिता को मिली फेरेड में, मिली फेरेड का मतलब होता है, मिली मतलब 10 की पावर -3 फेरेड, या फिर माइक्रो फेरेड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 फेरेड, और नैनो का मतलब 10 की पावर -9 फेरेड, या पीको की बात करें तो 10 की पावर -12 फेरेड के रूप में भी अपन क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब रही बात मात्रकों की तो हो गई, रही बात विमाओं की, तो विमाओं के लिए कैसे कह सकते हैं, क्यों आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, तो ये लिखी हुई है। और बटा में विभव की विमा क्या होती है, अपन ने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा है, विभव ही तो पढ़ा है, वहां पे विभव की विमा नहीं निकाली क्या। विभव क्या होता है, कार्य बटा में आवेश, तो ये तो कार्य की विमा हो गई और ये आवेश की विमा हो गई। पलट के ऊपर चला जाएगा तो T² A² हो जाएगा, T-2 था, ऊपर गया T4 हो गया। ये विमा निकालना आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में जैसे बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, धारिता को परिभाषित कीजिए। तो देखो कोई भी डेफिनेशन पूछा जाता है उसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन, दूसरा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, तीसरा यदि वो सदिश है या अदिश है तो वो, यदि सदिश अदिश की बात नहीं करते हो तो आगे ध्यान रखो उसका मात्रक, ठीक है, और चौथी चीज उसकी विमा। ये चारों चीजें जब आप इंक्लूड करते हो तब जाके आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 मार्क्स मिलता है। ध्यान रखना इन चीजों का। मात्रक जितना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन जितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही विमा भी इंपॉर्टेंट है। तो विमा तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, मात्रक भी निकाल सकते हो और विमा भी निकाल सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक में डिस्कस करना चाहूंगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में। विलगित का मतलब वही आइसोलेटेड, बाकी किसी एनवायरमेंटल सिस्टम से कोई मतलब नहीं है उसको। अपन किसी गोलीय चालक की बात कर रहे हैं तो उस गोलीय चालक से ही अपन को मतलब है, न तो उसके चारों ओर के माध्यम पे अपन बात करेंगे, या न ही उसके पास कोई दूसरा चालक या कोई और चीज़ें स्थित है, केवल अपन गोलीय चालक की बात करेंगे। तो इसके लिए एज्यूम्शंस अपन क्या कर रहे हैं, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात कि गोलीय चालक है तो उसका साइज क्या है, आकार क्या है, गोलीय है। आर त्रिज्या के गोलीय चालक को आपने क्या किया है, क्यों आवेश दिया है, और उसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव क्या हो गया, वी हो गया। आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक ले रहे हैं अपन, जिसको आपने क्या दिया है, क्यों आवेश दिया है, जिसके कारण उसके विभव में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। उसका विभव क्या है, वी है। येलो डायग्राम में भी ये इंडिकेट कर रखा है। आपने एक आर त्रिज्या का चालक गोला लिया है या गोलीय चालक लिया है, जिसको आपने क्यों आवेश दिया और विभव में वी वृद्धि हो गई। ये डायग्राम की भी सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब इसमें देखो करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। विभव के लिए फॉर्मेशन आपने, गोलीय चालक के लिए विभव में फॉर्मेशन आपने देखा है,
विभव कितना होता है गोलीय चालक के कारण? सतह पर गोलीय चालक आपने लिया है, ये गोलीय चालक है, तो इस गोलीय चालक की सतह पर विभव में वृद्धि हो रही, v वृद्धि हो रही, तो वो विभव कितना होता है? v बराबर 1/4πε0 Q/R। चालक गोलीय चालक की सतह पर इतना ही तो विभव होता है। अब आप लोग कहोगे ये चीज़ें अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थर्ड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं ना, ठीक है। धारिता क्या होती है? C बराबर Q/V। तो जैसे आप v का मान रखोगे तो 4πε0 तो पलट के ऊपर चला जाएगा, r पलट के ऊपर चला जाएगा और q से q कट जाएगा, तो आपका एक गोलीय चालक की धारिता क्या निकल के आएगी? 4πε0 r। कुछ भी नहीं किया आपने, क्या किया है कि आपके पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, उसको आपने कैपिटल Q आवेश दिया। कैपिटल Q आवेश दिया तो उसके चालक के गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना उत्पन्न हो गया? v बराबर 1/4πε0 Q/R। धारिता क्या होती है? दिए गए आवेश और होने वाले विभव में वृद्धि का अनुपात। जैसे आपने v का मान यहाँ पे रखा, 4πε0 पलट के ऊपर चला गया, q से q कट गया, तो क्या निकल के आ गया? 4πε0 r। साफ सी बात है कि यहाँ पे चालक की धारिता किस पे निर्भर करेगी? गोलीय चालक की धारिता उस गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करेगी। त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उस गोलीय चालक की धारिता होगी। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ कि माध्यम पर भी तो निर्भर करेगी। यदि गोलीय चालक किसी पैराविद्युत माध्यम में स्थित हो जिसका पैराविद्युतांक क्या हो? εr हो, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? उसकी धारिता ε0 की जगह क्या काम में लोगे? ε0 εr। आपको पता है यहाँ पे इसको कंपैरिजन करोगे, ये माध्यम में ऊपर निर्वात की बात की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? Cm माध्यम में धारिता बराबर निर्वात में धारिता C और गुणा में εr। तो यहाँ से εr माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता का अनुपात क्या हो जाएगा? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। इसको काम में लेते हो अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेशन है, ये आपने निर्वात में धारिता बात की यहाँ पे 4πε0 कैपिटल R। यदि माध्यम की बात करें जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक आपको क्या दे रखा है? ε0, तो ε0 की जगह रिप्लेस होके उस माध्यम की विद्युतशीलता आएगी। उस माध्यम की विद्युतशीलता को क्या लिखते हैं आप? माध्यम की विद्युतशीलता को कैसे डिफाइन करते हैं? εr उस माध्यम की विद्युतशीलता को कैसे डिफाइन करते हैं, या पैराविद्युतांक को कैसे डिफाइन करते हैं? के या εr। εr यहाँ पे काम में ले रखा है तो वही कर लो। उस माध्यम की विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता, ऐसे तो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता क्या आ जाएगी? ε0 और εr। तो इसको ही तो यहाँ पे यूज कर रखा है, एप्सिलॉन इक्वल्स ε0 εr, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब बाकी सारे व्यंजक को देखें तो एप्सिलॉन r को छोड़ के निर्वात की धारिता के बराबर ही है, तो इसको बाकी को इसको और इसको क्या लिख दिया? c लिख दिया, निर्वात की धारिता। तो यहाँ से निर्वात की धारिता का माध्यम की धारिता के साथ अनुपात क्या हो जाएगा? देखो एप्सिलॉन r के बराबर हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है आपको? कुछ भी तो नहीं करना। माध्यम का पैराविद्युतांक क्या होगा? माध्यम की विद्युत धारिता एवं वायु मतलब निर्वात की धारिता के अनुपात के बराबर होती है। और इस फॉर्मेशन को बहुत सारे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी काम मिलेंगे अपन, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये तो धारिता का कंसेप्ट अपन ने डिफाइन किया, बहुत आसान कंसेप्ट। अब अपन ने देखो किसी भी चालक की धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है, ये 4 फैक्टर्स अपन ने देखा था। पहला आकार, दूसरा आकृति, तीसरा उस चालक के नज़दीक यदि कोई दूसरा चालक रखा हुआ है तो उस पर भी धारिता निर्भर करेगी, और चौथा माध्यम। तो यहाँ पे अपने पास 2 तरीके हैं चालक की धारिता बढ़ाने के लिए। एक तो क्या करें, उस चालक की धारिता, किसी भी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए उस चालक का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। चालक की धारिता आप उस चालक का आकार बढ़ा के भी बढ़ा सकते हो, लेकिन ये कभी भी व्यवहारिक नहीं होता है। आखिरकार कितना बड़े से बड़ा कितना चालक लोगे आप, ठीक है, तो ये कोई प्रैक्टिकल थिंग नहीं होती है। तो चालक का आकार बढ़ाए बिना अपन चालक की धारिता बढ़ाएं तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? वही प्रोसेस जो इस संधारित्र को आगे डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, वही प्रोसेस जो संधारित्र का कंसेप्ट बनेगा। कुछ नहीं करना। जैसे आपके पास एक चालक है,
ठीक है, आपके पास एक चालक है। चलो डायग्राम इसके अंदर है, उसी को लेके फिर समझाता हूँ ताकि ज़्यादा इस पे अपन को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे आपका संधारित्र का कंसेप्ट मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी क्लियर हो जाएगा। करना क्या है कि आपको चालक की धारिता बढ़ानी है। तो चालक की धारिता बढ़ाने के लिए देखो निकाय को समझिएगा। ए पार्ट के डायग्राम में क्या है, एक चालक ले रखा है आपने ए, जिसको आपने क्या दे रखा है, धनावेश दे रखा है। ठीक है, अब इसकी धारिता आप कैसे बढ़ाओ। एक चालक ले रखा है ए जिसकी धारिता आपको बढ़ानी है, ये पहले से आवेशित है प्लस क्यों आवेश से, मतलब एक इसकी निश्चित धारिता के बराबर इसको आवेश दिया हुआ है। अब इस चालक की धारिता अपन कैसे बढ़ाएं, इस चालक की धारिता अपन कैसे बढ़ाएंगे, इस चालक के पास में कोई दूसरा उदासीन चालक ला के रख देंगे। देखिए आवेशित चालक है ए, इसके पास आपने दूसरा चालक बी ला के रख दिया। जैसे दूसरे चालक को आप ला के रखोगे तो प्रेरण द्वारा आवेशन का कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले चैप्टर के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे प्रेरण होगा, तो इस चालक ए के नजदीक वाले पृष्ठ पर चालक बी पर क्या, चालक ए के विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाएगा। देखो यहाँ पे इधर क्या था, प्लस आवेश था, तो इधर नजदीक वाले चालक बी का चालक ए के नजदीक वाला पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो गया, और दूर वाले पृष्ठ पे क्या हो गया, चालक ए के समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो गया। अब आपको देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये माइनस क्यों आवेश जो बी पर प्रेरित हो रहा है ना, ये चालक ए के विभव को कम कर रहा है, क्योंकि चालक ए के वजह से उत्पन्न विभव क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर, और चालक बी की वजह से उत्पन्न क्या विभव क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन में आर। तो माइनस आवेश जो चालक बी पे प्रेरित हुआ है ना, ये माइनस आवेश चालक ए द्वारा उत्पन्न विभव को क्या करेगा, कम करेगा। जबकि चालक बी का जो ये धनात्मक आवेश है ना, ये चालक ए के द्वारा उत्पन्न विभव के मान को वापस बढ़ाएगा। तो अब करें क्या, करना क्या है, चालक बी को भू संपर्कित कर दो। जैसे अपन ग्राउंडेड करेंगे तो चालक बी क्या करेगा, जमीन से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा और चालक बी के धनावेश को समाप्त कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स धनावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से आता है। तो जैसे चालक बी के बाहर वाले सरफेस को आप भू संपर्कित करोगे तो ये पृथ्वी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा, और चालक बी का धनात्मक आवेश उन्हें इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे चालक बी पे बचेगा क्या, केवल और केवल ऋणावेश बचेगा, जो चालक ए के द्वारा उत्पन्न विभव के मान को क्या करेगा, कम करेगा। कुछ नहीं किया आपने, चालक ए था जिसको आपने कुछ आवेश दे रखा था उसकी धारिता के बराबर। अब इस चालक के विभव में आपको वृद्धि करनी थी, तो आपने चालक बी चालक ए के नजदीक रख दिया। प्रेरण से हुआ क्या, चालक बी का चालक ए के नजदीक वाले पृष्ठ पर चालक ए के विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो गया। चालक ए पर प्लस आवेश था तो चालक बी के इस पृष्ठ पे माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया, और दूर वाले पृष्ठ पे क्या हो गया, समान प्रकृति का आवेश मतलब धनात्मक आवेश प्रेरित हो गया। अब यदि चालक बी के बाहर वाले पृष्ठ को आपने भू संपर्कित कर दिया, ये चालक कुछ इस तरीके से पैरेलल चालक पट्टिका की तरह, एक चालक पट्टिका ये, एक चालक ये पट्टिका, इसके बाहर वाले पृष्ठ को आपने भू संपर्कित करा, तो ये चालक क्या करेगा, जमीन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाहर वाले पृष्ठ पे जो धनावेश था ना उसको समाप्त कर देगा। तो बचेगा क्या, ऋणावेश। तो चालक ए के विभव में क्या हो जाएगी, कमी। अब चालक को दिए गए धारिता क्या होती है, क्यू अपॉन में वी। चालक को दिए गए आवेश की मात्रा क्या है, नियत है। क्यों आपने अतिरिक्त नहीं दिया चालक ए को, किया क्या आपने, वी को घटा दिया। वी को घटाओगे तो सी ऑटोमेटिक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, चालक एक ही धारिता बढ़ जाएगी। यही तो संधारित्र का सिद्धांत है। अपन किसी भी चालक का आकार बढ़ाएंगे नहीं, चालक को दिए गए आवेश की मात्रा को भी क्या कर देंगे, नियत कर देंगे, और उसके नजदीक दूसरा चालक रख के अपन क्या करेंगे, पहले वाले चालक के विभव में कमी कर देंगे। कंसेप्ट सुनिएगा, प्रोसेस क्या कहता है अपन को, प्रोसेस ये कहता है सी बराबर क्यू अपॉन में वी। आपने चालक को दिए गए आवेश क्यू को नियत रख दिया, चालक के आकार को बढ़ाया नहीं, और चालक के विभव में चालक के विभव में क्या कर दी, कमी कर दी। तो इधर चालक के विभव में कमी करोगे भाई, इसको तो क्यू को तो आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट नियत कर दिया, तो वी में कमी होने की वजह से चालक की धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का प्रिंसिपल होता है। इसको देखो डेफिनेशन के रूप में या थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है, उसको और समझा देता हूं मैं।
लेट वी डिस्कस कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है उसको डिस्कस कर लो। देखो प्रीवियस मैंने क्या कहा कि किसी भी चालक की धारिता को उस चालक के आकार में वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती। चालक का आकार बढ़ा दो भाई, अपने पेट की साइज बढ़ा दो तो 5 की जगह 10 रोटी भी अपन खा सकते हैं, लेकिन पेट के आकार को बढ़ाना ये कोई व्यवहारिक सॉल्यूशन थोड़ा है। प्रैक्टिकली अपन को क्या करना है, देखो लिखा हुआ है, परंतु चालक के आकार में वृद्धि करना एक व्यवहारिक उपाय नहीं है। आप क्या कर सकते हो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना अपन क्या करेंगे, संधारित्र में अपन किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर, मतलब आवेश की मात्रा भी क्या रखेंगे, नियत रखेंगे, और उस चालक के विभव में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। अभी मैंने समझाया आपको, यही तो है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर, मतलब चालक को दिए गए आवेश की मात्रा को नियत करके उसके विभव में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। चालक के विभव में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, जैसे चालक की धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। मैंने सारी कहानी आपको समझा दी है, बस उसको टैग लगाना बाकी है, फाइनल टच देना बाकी है, और कुछ भी नहीं। संधारित्र में होता क्या है, देखो वही सारी चीजें लिखी हुई है। संधारित्र में दो परस्पर निकट स्थित चालक प्लेटें होती हैं। संधारित्र में होती क्या है, दो परस्पर निकट स्थित चालक प्लेटें, जिसमें एक प्लेट पर धनावेश तो दूसरी प्लेट पर उतनी ही मात्रा में क्या होता है, ऋणावेश। अभी भी समझा है मैंने। संधारित्र में दो परस्पर निकट स्थित चालक प्लेटें होती हैं, जिनमें से एक प्लेट पर धनावेश तो दूसरी प्लेट पर उतनी ही मात्रा में क्या होता है, ऋणावेश होता है। इसके लिए दोनों प्लेटों को बैटरी से क्रमशः धन एवं ऋण टर्मिनलों से अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब यदि बैटरी को हटा भी लिया जाए तो चालकों पर आवेश क्या रहता है, संग्रहित रहता है। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि संधारित्र को आवेश संचय की युक्ति कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को क्या करता है, संग्रहित करता है। यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर कुल आवेश की बात करें तो एक पे धनात्मक आवेश और दूसरी पे उतनी मात्रा में ऋणात्मक आवेश, तो संधारित्र पर कुल आवेश तो क्या होता है, शून्य होता है। जबकि अपन जब संधारित्र पर आवेश की मात्रा लेते हैं ना, तो अपन क्या कहते हैं, संधारित्र पर आवेश से अभिप्राय का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि दोनों में से किसी भी एक प्लेट पर आवेश के परिमाण को ले लीजिए। आप प्लस क्यों लो चाहे माइनस क्यों, लेकिन आवेश क्यों ही अपन ट्रीट करेंगे परिमाण के रूप में। इसी प्रकार संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V को संधारित्र का क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और वही बात जो अपन ने चालक के लिए डिस्कस किया, वही संधारित्र के लिए कंसेप्ट है कि चालक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभव क्या होगा, या विभव में होने वाली वृद्धि क्या होगी, संधारित्र को दिए गए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगी। तो यहाँ से क्यों बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो इसी पे बेस आप क्या कह सकते हो, देखो यहाँ पे भी वही फैक्टर्स, संधारित्र की प्लेटों का आकार आप जैसा लोगे ना, यदि संधारित्र की प्लेटों की आकृति आयताकार है, जैसे ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर है ऐसे, और दोनों पैरेलल है, ठीक है, आयताकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है। प्लेटों की आकृति कैसी, उसके बेसिस पे है। संधारित्र की आकृति काय पे निर्भर करेगी, संधारित्र की प्लेटों की आकृति पर निर्भर करेगी। तो आयताकार है तो आयताकार संधारित्र कहलाएगा, बेलनाकार है या फिर गोलाकार, इनमें से कोई भी हो सकती है। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगी, प्लेटों के आकार पर निर्भर करेगी, आकृति पर निर्भर करेगी, और एक और फैक्टर यहाँ पे आ जाएगी, दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है ना, इस दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पर भी संधारित्र की धारिता निर्भर करेगी। और फोर्थ चीज यहाँ पे कि इन संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य यहाँ पे जो माध्यम उपस्थित होगा ना, उस पर भी संधारित्र की धारा निर्भर करेगी। संधारित्र क्या है, विद्युत ऊर्जा संग्रहण की एक युक्ति, आवेश संग्रहित करेगी। मतलब संधारित्र यदि आवेश संग्रहण की युक्ति है तो विद्युत ऊर्जा भी ये संग्रहित करेगी। बात तो एक यही, विद्युत ऊर्जा के व्यंजक भी निकालेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आप लोग कह दोगे कि हाँ वास्तव में संधारित्र क्या है, आवेश संग्रहण की युक्ति नहीं है, विद्युत ऊर्जा संग्रहण की भी क्या है, युक्ति है। जैसे आप किसी संधारित्र को ऐसे बैटरी लगा कर आवेशित करते हो ना, बाद में आप बैटरी को हटा भी लेते हो ना, तो संधारित्र में आवेश क्या रहता है, संग्रहित रहता है। तो आप कहते हो कि संधारित्र क्या होता है, आवेश संग्रहण की एक युक्ति है, ठीक है। संधारित्र के
दो संकेत अपन देखने को मिलते हैं परिपथ में। एक तो यदि नियत धारिता का संधारित्र है ना, तो उसके लिए दो पैरेलल लाइंस हैं, बराबर साइज देखो इन लाइंस की, ये बराबर होनी चाहिए लाइनें ऐसे। तो दोनों चीजें हैं, एक तो नियत धारिता का संधारित्र इस तरीके से, एक परिवर्ती धारिता का संधारित्र है। तो परिवर्ती धारिता के संधारित्र के लिए संकेत परिपथ में आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। नियत धारिता के संधारित्र और परिवर्ती धारिता के संधारित्र के परिपथीय संकेत बनाइए। इस तरीके से 1 मार्क्स क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। संधारित्र का प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया। इसमें करना क्या है, प्लेट ए को कुछ आवेश दिया हुआ, देखो थ्योरेटिकली इसको समझा देता हूं मैं, समझा हुआ है आपको, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। चित्र ए में क्या कर रखा है, एक धनावेशित चालक प्लेट ए दिखाई हुई है। अब बी में क्या कर रखा है, प्लेट ए के निकट अन्य समान आकार की प्लेट ए के निकट एक अन्य समान आकार की चालक प्लेट बी रख दी जाए, तो प्रेरण के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश, तथा बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। प्लेट बी का ऋणावेश प्लेट ए के विभव में क्या करेगा, प्लेट बी का ऋणावेश प्लेट ए के विभव में क्या करेगा, कमी करेगा, जबकि प्लेट बी का धनावेश प्लेट ए के विभव में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। परंतु प्लेट बी का ऋणावेश प्लेट ए के अपेक्षाकृत क्या होता है, निकट होता है। अतः परिणामी रूप से प्लेट ए के विभव में क्या होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। एवं निकाय की धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। हल्की सी वृद्धि होती है, लेकिन फिर भी वृद्धि तो होती है। क्यों, क्योंकि ऋणावेश चालक ए के थोड़ा निकट होता है। चलो अब यदि इसको क्या कर दो आप, चालक बी की बाह्य सतह को एक नगण्य धारिता के तार से भू संपर्कित कर दो, जमीन से टच कर दो, तो प्लेट बी का धनावेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और निरस्त हो जाएगा, तथा प्लेट बी पर केवल बद्ध ऋणावेश शेष रह जाता है, जो प्लेट ए के विभव को क्या कर देता है, प्लेट ए के विभव को बहुत कम कर देता है। फलतः निकाय की धारिता मतलब प्लेट ए की धारिता अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही कंसेप्चुअल बातें मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई हैं, अभी रिकॉल कर दिया है वापस थ्योरेटिकल तरीके से। अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी एक आध बात और है, वो और देख लीजिए कि किसी आवेशित चालक के निकट अन्य भू संपर्कित चालक लाने पर चालक की धारिता में क्या होती है, बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। कुछ नहीं किया, एक आवेशित चालक के नजदीक दूसरा भू संपर्कित चालक लेके आ गए, तो जो पास लेके आए ना उसके एक पृष्ठ पे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले चालक के विपरीत प्रकृति का, पहले वाले चालक को आपने प्लस क्यू आवेश दे रखा है, तो इसके आंतरिक पृष्ठ पे तो माइनस क्यू आवेश और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। बाह्य पृष्ठ भू संपर्कित है, तो ये प्लस क्यू आवेश जमीन में ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे दूसरी प्लेट पे क्या होगा, पहली प्लेट के विपरीत प्रकृति का आवेश ही रहता है, तो वो क्या करेगा, पास लाई गई प्लेट का ये विपरीत प्रकृति का आवेश पहली प्लेट के विभव में कमी कर देगा, जिससे कि पहली प्लेट के विभव में कमी होने के कारण क्या होगा, पहली प्लेट की धारिता में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। चालकों की आकृति के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, एक गोलीय संधारित्र होता है और एक बेलनाकार संधारित्र होता है। मैंने बताया था कि कैसे आकृति आप ले रहे हो प्लेटों की, ठीक है, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे आगे। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक निकालना, प्लेटों के लिए जो विद्युत क्षेत्र बीच में उत्पन्न हो रहा है उसका उपांत प्रभाव क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करने वाले। ठीक है, आज की क्लास को यहीं फिनिश कर रहा हूं मैं। थैंक यू।